इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे बच्चों की सेवा में समर्पित किया है। बुद्धि से सामान्य नहीं है और ऐसे बच्चे बहुत से घरों में पाए जाते हैं और इन बच्चों को लेकर अभिभावकों को इनके भविष्य की भी एक चिंता होती है। जिनसे हम मिलने जा रहे हैं उन्होंने इन बच्चों के भविष्य के लिए भी एक राह बनाई है। तो आइए मिलते हैं श्रीमती साधना नायक जी से। साधना जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। साधना जी, कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं जो बौद्धिक रूप से सामान्य नहीं होते या मानसिक रूप से सामान्य नहीं होते, और उन बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों की भी एक बहुत बड़ी चिंता होती है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके मन में इन बच्चों के लिए कोई कार्य करने का विचार कैसे आया? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड इस स्कूल को, उन्होंने आकांक्षा स्कूल को स्टार्ट किया तो शुरू में तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, पर धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। और जब मैं खुद भी आकांक्षा जाने लगी और वहाँ एक प्रोजेक्ट आया रीच इंडिया का, जिसमें मुझे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उसमें काम करते करते मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो मैं अपने हस्बैंड के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैंने एमए करने के 30 साल बाद मैंने इस फील्ड में, स्पेशल एजुकेशन में, मेंटल रिटार्डेशन में बीएड किया, फिर एमएड किया और अभी मैं इसी में स्पेशल एजुकेशन में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। साधना जी, जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त क्या आप लोग ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस संस्था की नींव डाली या आपसे पहले किसी और ने इसकी शुरुआत कर ली थी? छत्तीसगढ़ की ये पहली संस्था थी। 1994 में लायंस क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर के नायक हुए। उन्होंने अपने क्लब प्रोजेक्ट में यह स्कूल स्थापित करने का सोचा। उस समय मात्र 3 लोगों से यह स्कूल शुरू किया गया, एक टीचर, एक आयाबाई और 2 बच्चे जी। धीरे धीरे यह संस्था बढ़ती गई और आज इस संस्था में 110 बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण और शिक्षण ले रहे हैं। साधना जी, जब इस स्कूल की आपने शुरुआत की, संस्था की जब आपने शुरुआत की, तो उस वक्त आपके पति के नायक साहब ने जो पहला कदम बढ़ाया था, वो पहला कदम आज एक बहुत बड़ी यात्रा के रूप में चल रहा है। तो उस वक्त ऐसे बच्चों के अभिभावकों ने आपसे किस तरह से संपर्क किया या आपने ऐसे बच्चों को ढूंढा? किस तरह का ये कार्य शुरू हुआ? उसके लिए हम लोगों ने कैंप वगैरह किए, जिससे आइडेंटिफिकेशन किया गया और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के द्वारा ज़्यादा लोगों को पता। पहले लोग समझते नहीं थे कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है। धीरे धीरे लोगों को जानकारियाँ हासिल हुई, पता चला। उस समय लोगों ने अपने बच्चे लाना शुरू किए और यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण उनको दिया गया। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं आपकी संस्था में, उनके लिए उम्र की कोई सीमा होती है क्या? इनके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। आज हमारे पास 45 ईयर, जिसकी फिजिकल एज 45 ईयर है, बट उसकी मेंटल एज 4-5 साल के बच्चे की जैसी है। तो वो भी यहाँ पे उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा वो कुछ कार्य कर सके और समाज में अपने कदम से कदम मिला सके। साधना जी, जब भी किसी संस्था की शुरुआत होती है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ज़मीन के साथ साथ धन की भी ज़रूरत पड़ती है, संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए, प्रशिक्षण के लिए आपने संस्था आकांक्षा की शुरुआत की, तो इन सारी ज़रूरतों की पूर्ति किस तरह से हुई? डोनेशन के द्वारा। जब इसके लिए, इस कार्य के लिए लोगों से जो CSR के द्वारा अपना कुछ पैसा कहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने जब देखा कि ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है और यहाँ पर सही वर्क हो रहा है,
तो लोगों ने डोनेशन दिया, जिसके द्वारा यह संस्था आगे बढ़ी। साधना जी, आज की तारीख में जब कोई बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चा या किशोर आपकी संस्था में आता है, तो उस वक्त पहले दिन उसकी क्या स्थिति होती है, फिर कुछ दिनों के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो हम उसका असेसमेंट करते हैं। उसका IQ लेवल जानने के लिए हमारे पास पूरी एक थेरेपी यूनिट है, उसमें उनका IQ असेसमेंट किया जाता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि बच्चे की एक्चुअल मानसिक एज क्या है, या वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको कार्य देते हैं। यदि प्रशिक्षण के लायक रहता है, कुछ पढ़ने लिखने के लायक रहता है, तो उस तरह का प्रशिक्षण देते, या कोई कार्य किया जा सकता है, कर सकता है, तो उसके हिसाब से उसको प्रशिक्षित किया जाता है। चूंकि आप इन बच्चों से बहुत नजदीक से जुड़ी रही हैं, एक परिवार में जब ऐसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर अभिभावकों की क्या मन स्थिति होती है? सबसे पहले तो अभिभावकों का रिएक्शन ये रहता है कि हमारे बच्चे में कोई भी दिव्यांगता नहीं है। उनको एक्सेप्ट करना ही बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, और ये डिफ़िकल्टी उनके 4-5 साल निकाल देती है। तो फिर उसके बाद वो इस इंस्टीट्यूट में जब लाते हैं तो थोड़ा टाइम हो गया रहता है, फिर भी कोशिश की जाती है कि उनके बच्चों को सही प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें क्या होता है कि मदर तो एक्सेप्ट कर लेती है, फादर का बहुत एक्सेप्टेशन बहुत कम रहता है। मदर को बहुत परेशानी इसी के साथ, इवन घर के मेंबर्स नहीं कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे स्थितियां उनको समझ में आती रहती है तो उसमें कोऑपरेशन सभी का बढ़ जाता है। जब किसी घर में बच्चे के जन्म के बाद ये पता चले कि बौद्धिक रूप से बच्चा सामान्य नहीं है, तो वो कौन सी उम्र होनी चाहिए जिस उम्र में उस बच्चे का दाखिला आपकी संस्था में करवा दिया जाए ताकि बाद में विलंब ना हो? सबसे पहले तो यदि शुरू से ही बच्चे को पेरेंट्स को पता चल जाता कि इसमें कोई है, तो उसको अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, कि शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा हम बच्चों की असेसमेंट करके और उनको गाइड कर देते हैं कि इसको किस तरीके से आपको प्रशिक्षण देना है। फिर जहाँ 3 साल की उम्र में आते, यदि उसको कुछ थेरेपी की आवश्यकता है तो वो इमीडिएट थेरेपी शुरू कर देते हैं। उसके बाद और प्रशिक्षण के लिए 3 साल की उम्र में उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसमें भी बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों की एक कुछ अलग कैटेगरी होती होगी कि ये बच्चा ऐसा है जो पढ़ लिख भी सकता है, ये ऐसा है जो पढ़ लिख नहीं सकता लेकिन ये काम कर सकता है। किस तरह से इससे आप विभाजित करते हैं? बौद्धिक दिव्यांगता की 4 कैटेगरी होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाइंड। जो माइल्ड बच्चे रहते हैं वो ओपन स्कूल से 8th तक 10th तक भी पढ़ सकते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए, एक एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाए तो वो पढ़ लेते हैं। दूसरा, मॉडरेट बच्चे रहते हैं, उनको भी जो भी अपन सिखाते हैं करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग भी ठीक रहती है। जो प्रोफाउंड बच्चे रहते हैं उनको मतलब बेड रिटर्न तरीके से रहते हैं, उनको घर पे ही जाके कुछ ट्रेनिंग दी जा सकती है। हमारे इंस्टीट्यूट में होम बेस्ड ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कई बच्चे रायगढ़ के हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, एक बार आके वो अपना चेकअप करवा के लेते हैं, फिर उनको होम बेस्ड हम लोग प्लानिंग बना के दे देते कि आप ये करिए 3-3 महीने की, इस तरीके से आप बच्चे को सिखाइए, इस तरीके। तो काफ़ी उसमें भी इम्प्रूव, यदि पेरेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं और यदि पेरेंट्स जागरूक हैं अपने बच्चे के प्रति, तो उनमें फ़र्क आता है। साधना जी, बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के प्रति आपके समर्पण की ये बातें हम आगे और भी करेंगे। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है श्रीमती साधना नायक जी को। आप बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों की संस्था चलाकर उन बच्चों के पुनर्वास का कार्य कर रही हैं। साधना जी, इस गीत से पहले आपने बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों की अलग अलग कैटेगरी हमें बताई थी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे आपकी संस्था में आते हैं उन्हें एक पुनर्वास के तौर पर या एक नए जीवन की शुरुआत
उनके भी जीवन में होती होगी, तो उसके लिए कितने वर्ष लग जाते होंगे? देखिए, इसमें कोई अपन वर्ष नहीं बता सकते हैं। जी। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल ग्रास्पिंग रहती है, हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है। सबसे बड़ी बात तो है, इन बच्चों को बार बार प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती। यदि उनको एक बार सिखा के, और अपन जैसे नॉर्मल बच्चे जैसे सोचें कि ये एक बार सिखा दिया ये कर लेंगे, उनको एक छोटा सा टास्क सिखाने में कई महीने बीत जाते हैं। तो जैसे बड़े बच्चे हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाई से तो इतना वो नहीं रहता है। उनको फंक्शनल एकेडमिक के द्वारा जिसके द्वारा कि वो कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ उनको उपयोग हो, उस तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। वोकेशनल प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे कि वो अपना कुछ जीवन यापन के लिए रोजगार कर सके। करीब 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से आपकी संस्था कार्यरत है, तो इन 20 सालों में आपके अनुभव भी इन बच्चों के साथ में विविध तरह के होंगे, तो एक बच्चा है जो मेडिकल स्टोर में काम करने लगा, तो ये देख के हमको काफ़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ से प्रशिक्षित बच्चे आज कुछ कर सक रहे हैं। साधना जी, जिन परिवारों में बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों का जन्म होता है, उन परिवारों को उस बच्चे के भविष्य को लेकर किस तरह का प्रबंधन करना चाहिए, चाहे वो वित्तीय प्रबंधन हो या घर का प्रबंधन हो, क्योंकि अभिभावकों की भी एक उम्र होती है और हर इंसान की उम्र की क्या होगा। तो एक इसी में एक नेशनल ट्रस्ट की योजना है जिस का प्रावधान है, उसके द्वारा किसी को, परिवार के ही किसी सदस्य को या जो उस बच्चे को रखना चाहे तो उसको लीगल गार्जियनशिप दे देते हैं, तो उससे वो कुछ उसके जीवन यापन के लिए भी उसको पैसे मिलते हैं और वो उनके साथ आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साधना जी, इसमें एक परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई लड़का है और माता पिता की भी उम्र हो गई और उनका वो बेटा जो बौद्धिक रूप से सामान्य नहीं है वो भी बड़ा हो गया और उसकी बहन भी है, उसके भाई भी हैं, तो ऐसे परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने भाई की मदद कर सकते हैं? देखिए, इसका एक हम उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ एक डेफ ब्लाइंड प्रोजेक्ट भी चलता है, जिसमें ना बच्चे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वहाँ पे एक बच्चा आता है, तो उसकी एक बहन है, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उसकी बहन ने शादी नहीं करी और वो अपने भाई की टेक केयर कर रही है। बहुत बड़ी बात आपने बताई साधना जी कि अपने भाई के लिए अपना पूरा जीवन उसने समर्पण कर दिया। आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को देखकर आपके भीतर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो कुछ आप वर्णन करेंगी? इन बच्चों को देखकर दुख तो बहुत होता है और कोशिश ये रहती है हमारे इंस्टीट्यूट की कि इन बच्चों को हम कुछ प्रशिक्षित कर दें जिससे कि माँ बाप को परेशानी। कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको सेल्फ हेल्प स्किल, अपने स्वयं के कार्य करना भी नहीं आता है, टॉयलेट ट्रेन नहीं रहते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते हैं, वो पेरेंट्स बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। इस तरीके की सभी ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को दी जाती हैं, जिससे माँ बाप को काफ़ी हेल्प मिलती है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो घर में बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उनको भी हम यहाँ बिहेवियर
थेरेपी देके और उसको उनके जो एबनॉर्मल बिहेवियर उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिलती है। साधना नायक जी, आपसे बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के बेहतर भविष्य पर आगे हम और बातचीत करेंगे। बताऊं, इनसे मिलने कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्रीमती साधना नायक जी, जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों की संस्था चलाती हैं और इन बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रही हैं। आपकी संस्था आकांक्षा की जानकारी हो सकता है हमारी इस बातचीत को सुनने के बाद बहुत सारे श्रोताओं को होगी, और कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जिनके यहाँ बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चे होंगे और वो आपकी संस्था में उन्हें दाखिला दिलवाना चाहते हो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो भी ये सुन रहा हो और यदि उनके परिवार में ऐसा बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है तो वो आकांक्षा इंस्टीट्यूट लर्निंग एंड एम्पावरमेंट अवंती विहार जरूर आएँ। उसका असेसमेंट किया जाएगा। यहाँ पे सभी तरह की थेरेपी भी दी जाती हैं। जैसे यदि सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है तो उसको फिजियोथेरेपी की यदि आवश्यकता है, फिजियोथेरेपी दी जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, रेमेडियल टीचिंग, जो बच्चे नॉर्मल स्कूल के भी हमारे यहाँ आते हैं जो जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स में कमी रहती है, तो एक टीचर एक बच्चा हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं। जो पहले पिक्चर आई थी तारे जमी पे, तो उस तरीके के बच्चों में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनका भी हमारे यहाँ पे थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है और काफ़ी बच्चों में इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो यदि किसी के परिवार में ऐसा बच्चा है जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है या उसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो वह आकांक्षा में जरूर आए और उनको वहाँ से पूरी सही जानकारी और सही प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ में घुल मिलकर रहने का भी एक मन होता होगा और उन बच्चों के अभिभावकों को अपने उन बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं भी देने का एक मन होता होगा। तो इसके लिए आप किस तरह से परिवार वालों के साथ में किस तरह से उन्हें समझाते हैं? देखिए, आप भी जो करंट में चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चों को एक ही साथ उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। जो माइल्ड बच्चे रहते हैं वो सामान्य स्कूलों में दाखला लेकर सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। पहले एक चलता था इंटीग्रेटेड स्कूल, उसमें बच्चों के लिए कुछ सामान्य बच्चों के साथ बैठ के करते थे, कुछ उनका एक अलग से रूम बनाया जाता था, वहाँ उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। ऐसे बच्चे इनके साथ रह के काफ़ी खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सामान्य बच्चों को भी दिव्यांग बच्चों के प्रति जानकारी मिलती है और सहानुभूति होती है और वो हेल्प भी करते हैं उनकी। हमारी बातचीत के दौरान ऐसी कोई बात जो छूट गई हो, जो बहुत महत्वपूर्ण हो, हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कई परिवार ऐसे रहते हैं कि जिनके घर में बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है तो वह छुपाना चाहते हैं पब्लिक के सामने या अपनी सोसाइटी में उनको बाहर नहीं लाते हैं। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, विनती करूँगी कि जहाँ यदि सामान्य रूप से यदि आपका दिव्यांग बच्चा है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप मॉल जा रहे हैं, आप पब्लिक फंक्शन में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने बच्चे को साथ लेके जाइए, क्योंकि वह भी जाने, उसको भी इन चीज़ों से खुशी मिलती है। भले ही आपको लगता है कि वो क्या समझेगा, लेकिन बच्चे सब समझते हैं। तो मैं उन परिवारों से, उन पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे बच्चों को छुपाएं नहीं और सामान्य अपने सोसाइटी में इनको मूव कराएं। फैमिली फंक्शन है, शादी के फंक्शन है, कोई और प्रोग्राम में जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, तो जरूर अपने बच्चों को साथ में लेके जाएं। श्रीमती साधना नायक जी, आज आपने बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के प्रति आप और आपकी संस्था द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और हमारे श्रोताओं तक एक संदेश भी पहुंचाया है कि किसी भी घर में ऐसे बच्चे हों तो उन बच्चों को वो छिपाएं नहीं, बल्कि समाज से जोड़ कर रखें और हर कार्यक्रम में उन्हें सामने लेकर आएं, ताकि उन बच्चों का भी मनोबल बढ़ता रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ऐसे बच्चों के प्रति समर्पित होकर इन बच्चों के जीवन में भी आप एक नई रोशनी सदैव लाती रहें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इनसे मिलिए कार्यक्रम से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।